नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। सो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं की जो स्पीसीजें हैं और उनके वैज्ञानिक नाम हैं। तीन ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, एक ऑप्शन में गलती है, उसी को अपने को जानना है। जैसे ईमर बीट है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार जो मैक्रोनी बीट है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। इसी प्रकार जो मैक्सिकन बीट है, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो इंडियन डवार्फ बीट है, इसका वैज्ञानिक ट्रिटिकम बल्गेयर नहीं होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है ना। देखो, जो ट्रिटिकम एस्टिबम है, ये कैसी है? ये हेक्साप्लाइड है बच्चों। कैसी है? हेक्साप्लाइड है। इसमें 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम ड्यूरम, ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों ही टेट्राप्लाइड हैं बच्चों। कैसी हैं? टेट्राप्लाइड। इसमें गुणसूत्र की संख्या 28 पाई जाती है। ठीक है ना। तो इतने प्रश्न आपको अच्छे से आने चाहिए। देख सकते हो आप, डिटेल को बढ़िया से देख सकते हो, आपके लिए टेबल है। इसी प्रकार के हर क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक। एग्जाम आपका बहुत ही बेहतरीन जाएगा बच्चों। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि FIRB जो मेथड है, ये किस क्रॉप से संबंधित है? FIRB मेथड हैज बीन इवॉल्व फॉर सोइंग। मतलब जो ये फर्ब सिस्टम, ये किस क्रॉप से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, ये गेहूं से संबंधित है। देखिए, इस बीज से गेहूं की बुवाई करने पर बीज दर कितनी लगती है? तो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है ना। 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बीज दर पड़ने वाली है। और इस बीज से बुवाई करने पर क्या होता है? पानी की बचत होती बहुत सारी, बीज की भी बचत होती है, न्यूट्रेंट की बचत होती है। अर्थात ये सबसे बढ़िया विधि है गेहूं की बुवाई की। पूरा नाम याद कर लेना आप, फर्रो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम। ठीक है ना। बात करें सामान्य बीज दर गेहूं की कितनी होगी बुवाई करने पर? तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है। अगर हम डिबलर से बुवाई करें, तो बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है भैया। ठीक है ना। सीड ड्रिल से बुवाई करें, किससे करें? सीड ड्रिल से, तो जो है वही 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास पड़ती है। और अगर पछेती बुवाई करी जाए, ठीक है ना, तो बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है। ये सारी पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी इज यूज्ड इन चिकपी फॉर द कंट्रोल ऑफ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि ट्राइकोडर्मा जो विरिडी है, सबसे पहले ये क्या है? तो सर, ट्राइकोडर्मा विरिडी एक कवक है, और इसका प्रयोग किसकी रोकथाम के लिए करते हैं? तो जो मृदा जनित बीमारी, जैसे बिल्ट डिजीज, चने की ओकठा बीमारी या ओकठा बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि चने के संबंध में कौन सी चीज गलत है। चने के संबंध में जो बातें दी गई हैं, उसमें कौन सी बात गलत है, आपको ये बताना है। उपवर्ग का मतलब होता है चने की उपकुल क्या है, मतलब सब फैमिली क्या है। चने का उपकुल क्या है, तो आपको बताना पेपेलियोनेसी। चने में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 14 होता है। देसी चने में 14 और काबुली में 16। चना में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन मूल स्थान इसका उत्तरी अमेरिका नहीं यार, इसका तो दक्षिण पश्चिम एशिया होता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिएगा, डी कैंडोल के अनुसार चने का उत्पत्ति स्थान भारत भी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू डी कैंडोल के अनुसार जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान वो कहाँ है भैया? दजला फरात की घाटी। डी कैंडोल के अनुसार गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे माना जाता है? दजला फरात की घाटी। और वैसे तो गेहूं का जो रियल उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिण पश्चिम एशिया ही होता है। ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने कि मसूर के संबंध में कौन सी बात गलत है। अब आपको मसूर के बारे में बताना है।
तो मसूर में भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 14 होते हैं। IPL एक वैरायटी है जो कि अधिक पैदावार देती है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। बीज दर मसूर की कितनी पड़ती है? 30 से 40 या फिर 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर पड़ती है। लेकिन जो प्रोटीन है वो 18% नहीं होती, यही गलत हो गया। प्रोटीन की मात्रा इसमें 25% होती है। जो मसूर है, जो लेंटिल है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 25% होती है। ध्यान रहे, जितनी दालें उगाई जाती, विश्व की सबसे पुरानी दाल कौन है? विश्व की सबसे पुरानी दाल किसको बोलते हैं? तो वो मसूर को ही बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी फसल उतेरा खेती में उगाई जाती है? कौन सी फसल उतेरा खेती में उगाई जाती तो उसको बोलते हैं मसूर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है कि अपर्णा किस फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है? तो ये मटर की वैरायटी है। जो अपर्णा है ये मटर की वैरायटी है, छिलका रहित वैरायटी के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान रहे जो मटर की अपर्णा वैरायटी है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी नहीं लगती है। जो मटर की अपर्णा वैरायटी है बच्चों, इसमें क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी नहीं लगती, रेसिस्टेंट वैरायटी है। भारत की पहली संकर किस्म अगर आपसे पूछे तो भी आप बताएंगे क्या? अपर्णा बताएंगे। भारत की मटर की पहली संकर किस्म कौन सी है? तो अपर्णा है, छिलका रहित तो वैरायटी है और पाउडर मिल्ड्यू बीमारी इसमें नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया? इंडिया की मुख्य दलहनी फसल कौन सी? इंडिया की पूछिए तो आप बता दो चना। भारत की पूछिए तो चना, विश्व की पूछ ले तो अरहर आप बताएंगे। भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन सी? चना। और विश्व की पूछे तो अरहर। बाकी इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप दिए जाते हैं तो आप लोग उनको भी देख लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंटिल वैरायटी सुटेबल फॉर लेट सोन कंडीशन। मसूर की देर से बुवाई करने के लिए मसूर की लेट वैरायटी कौन सी है? तो पंत लेंटिल 406। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी बिल्कुल इसका राइट और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल किसका है? देखो जो दलहन क्रॉप्स हैं, यूपी में कौन सी दलहनी फसल ज्यादा उगाई जाती है? तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे अरहर। उत्तर प्रदेश में तो अरहर ही ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि चना की अवरोधी प्रजाति किस बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है? ये अवरोधी एक वैरायटी है जिसमें उकठा बीमारी नहीं लगती है। क्या मैंने बोला? अवरोधी एक प्रजाति है जिसमें उकठा बीमारी नहीं लगती है, तो उकठा के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि चना में किस प्रकार का अंकुरण देखने को मिलता है? तो प्यारे बच्चों, चना में जो है अधोभूमिक अंकुरण देखने को मिलता है। चना हो, चाहे मटर हो, चाहे मूंगफली हो, है ना, चाहे मसूर हो, इन सब में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था कि मटर की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी? मटर की ऐसी वैरायटी जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी नहीं लगती वो कौन सी है? तो वो वैरायटी संरचना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अलसी इज कॉमनली नोन एज। जो अलसी है, जो लाइन सीड है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो देखो, अलसी का जो रेशा होता है उसको फ्लैक्स बोलते हैं। अलसी के रेशे को क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसीटेटिसमम, फैमिली लाइनेसी। और विश्व में इसका जो खेती करी जाती वो तेल और रेशा के पर्पज से करते हैं, लेकिन भारत में केवल तेल के उद्देश्य से इसकी खेती करते हैं। इसमें 33 से 47% बच्चों क्या मिलता है? ऑयल। अलसी में 33 से 47% तक तेल पाया जाता है, ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। कॉमनली नोन एज फ्लैक्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देंगे, फैमिली लाइनेसी दी गई है। इस प्रकार की चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट, पुताई और छपाई में प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट।
अलसी का जो तेल होता है उसका यूज कहाँ पे करते हैं? पेंट, पुताई और छपाई में किया जाता है। जो तेल है उसमें एक विशेषता होती है फास्ट ड्राइंग, बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए इसका यूज पेंट या वार्निश, पुताई वगैरह में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छिलका रहित जौ की प्रजाति कौन सी है? द हस्क लेस वैरायटी ऑफ बार्ले। छिलका रहित जौ की कौन सी वैरायटी है बच्चों? तो देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डोलमा। देखो डोलमा छिलका रहित होती है। इसके बाद जो है हिमानी, डोलमा है, हिमानी है और राजकरण या फिर राजकिरण भी उसको बोल देते हैं, है ना। और जो करण सीरीज वाली वैरायटियां होती हैं वो सब कैसी हैं? छिलका रहित यानी हास्कलेस वैरायटी हैं। तो बढ़िया से याद करिए इनको आप। दिया गया है जौ की भूसी यानी हास्कलेस वैरायटी कौन सी? डोलमा। बाकी मैंने अदर भी बता दी और कौन कौन सी हैं, तो सबरी याद कर लेना आप, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि राजकिरण इज ए निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी। राजकिरण जो वैरायटी है इसमें निमेटोड नहीं लगता है, किस क्रॉप की वैरायटी है? तो अभी बताया मैंने राजकिरण जौ की वैरायटी है। किसकी बच्चों? जौ की वैरायटी है, जौ की वैरायटी है। अब जौ की निमेटोड के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो बीमारी तो सर मौल्या रोग होता है। जौ का जो मौल्या रोग है ये हेट्रोडोरा अबेनी, हेट्रोडोरा अबेनी नामक निमेटोड के द्वारा होती है जौ की मौल्या बीमारी। और जौ की मौल्या बीमारी के प्रति जो रेसिस्टेंट वैरायटी वो कौन कौन सी हैं? RD 2052, RD 2035, है ना, राजकिरण। इन सब वैरायटी में मौल्या बीमारी नहीं लगती है, तो ये पॉइंट भी आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो C306 वैरायटी गेहूं की है, बिल्कुल सही है। ज्योति वैरायटी जौ की, ये बात बिल्कुल सही है। गन्ने की CO 1148 वैरायटी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन चना की HD 2285 नहीं है, 2285 चना की नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगिंग क्रिया किसमें की जाती है? रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है, ये है प्रश्न। फसलों में रोग नियंत्रण के लिए, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, वांछित किस्म की फसल से अवांछित पौधों को निकालना, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। जैसे क्या होता है, मुख्य फसल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अगर पौधा फील्ड पर उगा है तो उसको ही हटाना क्या कहलाता है? रोगिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सिकाना जिसको बोलते हैं सत्यानाशी, अगर इसकी मिलावट है और उस तेल का मिलावट तेल का यूज अगर इंसान करता तो इंसानों में भयानक बीमारी हो जाता, जिसका नाम क्या है? जलोदर रोग, जिसको बोलते हैं ड्रॉपसी डिजीज। तो खूब प्रश्न परीक्षा में आता है कि ड्रॉपसी डिजीज किस कारण होता है? तो आर्जीमोन मैक्सिकाना के कारण। अच्छे से याद कर लो, बाकी टेबल के माध्यम से सारी डिटेल आपको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि अंधी गुड़ाई किस में की जाती है? तो प्यारे बच्चों अंधी गुड़ाई गन्ना और आलू में देखने को मिलती है। जो ब्लाइंड होंगे, जो अंधी गुड़ाई किस में देखने को मिलती है? गन्ना और आलू में। होता क्या है, बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले प्राथमिक भूपपड़ी को तोड़ना ही क्या कहलाता है? ब्लाइंड होइंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए मसूर की सबसे फेमस वैरायटी कौन सी है? टिक द मोस्ट सुटेबल वैरायटी ऑफ लेंटिल ऑफ कल्टीवेशन इन ऑल यूपी। यूपी की सबसे फेमस वैरायटी कौन सी है मसूर की? तो पंत लेंटिल 406, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है मसूर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बीज के लिए आलू कंद का सामान्यतः व्यास कितना होना चाहिए? तो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास व्यास होना चाहिए सीड सोइंग के लिए आलू का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आलू की लेट ब्लाइट बीमारी किसके कारण होती है? तो फाइटोपथोरा जो कवक है जिम्मेदार होता है, पूरा नाम है इसका फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस। इसी बीमारी के कारण आलू 1845 ईस्वी में आयरलैंड में अकाल पड़ गया था, इसलिए इस बीमारी को आयरिश फेमाइन के नाम से जानते हैं और बहुत ही भयंकर बीमारी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे जो प्रश्न है वो क्या है, मस्टर्ड ऑयल केक इन अनपलेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण भाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। सरसों की खली क्या होता है, एक एल्कलाइड पाया जाता है जिसके कारण इसकी खली क्या होती है, खली खाने पर कड़वी ज्यादा लगती है, तो सिनग्रीन है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछे कि जो तिलहनी फसल है उनके तेल का रंग पीला ही क्यों होता है, तो आप बताएंगे कैरोटीनाइड के कारण। ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बौने गेहूं की बुवाई के लिए गहराई कितनी रखते हैं, बौने गेहूं की बुवाई के लिए बीज की गहराई कितनी रखेंगे भैया, तो 5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा क्या, 5 सेंटीमीटर करेक्ट होता है, 5 सेंटीमीटर करेक्ट होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 4 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। एनएससी में क्वेश्चन ही पूछा गया था। बाकी टेबल के माध्यम से आप देखिए, अगर बौने गेहूं के बीज की गहराई पूछे तो हमें क्या बताना है, 4 से 5 सेंटीमीटर। एक जीन, बौनी किस्म अगर एक जीन की बात करेगा, एक जीन वाली जो प्रजातियां हैं तो 5 से 6 सेंटीमीटर, 2 जीन वाली 4 से 5 सेंटीमीटर, और ट्रिपल जीन वाली प्रजातियों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पे बोना चाहिए। अगर एक जीन वाली वैरायटी है, सिंगल जीन वाली गेहूं की वैरायटी है तो 5 से 6 सेंटीमीटर, डबल जीन वाली है तो 4 से 5 सेंटीमीटर, और ट्रिपल जीन वाली है तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पे बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न है कि अरावली किसकी वैरायटी है, तो गेहूं, सरसों, मक्का, ज्वार। तो अरावली गेहूं की किस्म है प्यारे बच्चों, सरसों की भी किस्म होती है लेकिन यहाँ पे गेहूं की किस्म बोला गया है। अन्य किस्मों की बात करी जाए गेहूं की तो गिरिजा, अर्जुन, जनक, सरबती, सोनारा, सतलज, ये वैरायटी भी गेहूं की है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी, गिरिजा, अर्जुन, जनक, सरबती, सोनारा और सतलज, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि गेहूं किस प्रकार की क्रॉप्स है, स्वपरागित है, परपरागित है, एनिमोफिली है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, गेहूं देख लीजिएगा टेबल के माध्यम से, मूंगफली, गेहूं, चावल, टमाटर, इसके बाद जौ, जई, सोयाबीन, ये क्रॉप्स भी कैसी है ना, चना, ये सब कैसी हैं, स्वपरागित फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता विश्व में कौन है भैया, स्वामीनाथन, यही ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं। भारत की बात करी जाएगी तो एम एस स्वामीनाथन, ये प्रश्न आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्सीम सीड्स आर इनाकुलेटेड विथ, वर्सीम के बीजों को किससे उपचारित करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं राइजोबियम कल्चर, और राइजोबियम कल्चर में भी राइजोबियम ट्राइफोलियाई, राइजोबियम कल्चर में भी राइजोबियम ट्राइफोलियाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि गन्ना, गेहूं, सहफसली खेती में गन्ना कब बोया जाता है। अगर हम सहफसली खेती अडॉप्ट कर रहे हैं किसकी किसकी, गन्ना और गेहूं की, तो उस कंडीशंस में गन्ना की बुआई कब करेंगे, अक्टूबर माह में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग, अगर रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग 17 से 8 है, 18 माफ कीजिएगा, अगर हैंड रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग 17 से 18 है तो गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिकतम मानी जाएगी, और यह भी माना जाएगा कि गन्ना परिपक्व हो चुका है, उसकी कटाई कर रहे हैं। ठीक है ना। अब रिफ्रैक्टोमीटर से मापते क्या, तो आपको बताना TSS, जो कुल घुलनशील ठोस होती है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो शर्करा होती है, उसको किससे मापते हैं, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है, तो हम सभी लोग जानते हैं यार चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2 से चिप्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। ठीक है ना। और क्या, ये आपको जानना चाहिए। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कुफरी चंद्रमुखी वैरायटी कैसी है, तो आप बताएंगे अगेती, आलू की अगेती वैरायटी कुफरी चंद्रमुखी, जबकि कुफरी सिंदूरी और कुफरी बहार ये मध्यम अवधि की होती हैं, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है कि अगेती व पछेती अंगमारी अवरोधी आलू की वैरायटी कौन सी है, आलू की ऐसी किस्म
जिसमें अगेती और पछेती झुलसा रोग नहीं लगता प्यारे बच्चों, तो कौन सी है? कुपरी बादशाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है? विच इज नॉट डबल पर्पज वैरायटी ऑफ लाइन सीड। अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है? विच इज नॉट डबल पर्पज वैरायटी ऑफ लाइन सीड। तो प्यारे बच्चों कौन सी नहीं है? गरिमा नहीं है। अलसी की वैरायटी अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में आएंगी भैया। तो देखो अलसी की कुछ वैरायटी यहाँ पे दी गई हैं, जैसे गरिमा, पार्वती, गौरव, शिखा। वैरायटी तो चारों अलसी की हैं, कुछ अतिरिक्त में देख लो, जैसे शिखा, जैसे शिखा और पार्वती, ये भी वैरायटी है, ठीक है ना। अन्य किस्में देखो नीलम है, हीरा है, नीलम है, हीरा है, मुक्ता है, चंबल है, श्वेता है, सुब्रा, शारदा, शीला, सुयोग, हिमानी, ये सारी बहुत ही फेमस वैरायटी हैं, सबको याद करिए आप। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे कि थिनिंग और टपिंग क्रिया किससे संबंधित है, तो आपको सरसों बताना है। अगर आपसे पूछे कि थिनिंग और टपिंग क्रिया किससे संबंधित है, किस क्रॉप से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे सर सरसों से है। तो जो थिनिंग क्रिया है ये कब करते हैं और कितने दिन बाद करते हैं? तो प्यारे बच्चों बुवाई के 20 दिन बाद करते हैं। इसमें क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करने के लिए जो कमजोर पौधे, जो रोगग्रस्त पौधे, उनको हटाना ही थिनिंग कहलाता है। बिरलीकरण अर्थात सघन से विरल माध्यम में बदलना, बिरलीकरण। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि ब्रेसिका जेंसिया किस क्रॉप का वैज्ञानिक नाम है? क्या वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका जेंसिया किसका है? तो ये होता राई का होता है, या फिर इंडियन मस्टर्ड भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इंडियन मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इंडियन मस्टर्ड को बोलते हैं ब्रेसिका जेंसिया। इसमें 30 to 38% तेल पाया जाता है और इसकी खेती बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बहुतायत मात्रा में की जाती है। ध्यान रहे ब्रेसिका जेंसिया को राया, लाहा और भारतीय सरसों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसकी फेमस वैरायटी की बात करी जाएगी तो कौन कौन सी पूछा जाए, किसान है ना, NRC HB 506 है, वरुणा है, रोहिणी, वरदान और वैभव। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सरसों की बीज दर लगती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर लगती है। इसको हानि पहुंचाने वाले कीड़े कौन कौन से हैं? तो माहू है, सरसों की आरा मक्खी है और पेंटेड बग है। तीनों कीट लगते हैं सरसों में। और रोग की बात करी जाएगी, सबसे खतरनाक रोग कौन सा इसका? वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफेरी या वाइट रस्ट, जो एल्बिगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा होता है। ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज कॉल्ड बाय। सूरजमुखी के तेल में कसैलेपन का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीडेशन। सूरजमुखी के तेल में जो कसैलेपन का कारण है बच्चों क्या है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे यहीं पे हम लोग बढ़िया से। तो प्यारे बच्चों सरसों के तेल में कसैलेपन का कारण क्या है? तो ऑक्सीडेशन। बहुत ही अच्छे से याद करना, ठीक है ना। सूरजमुखी पूछा गया, सरसों नहीं सूरजमुखी बच्चों। सूरजमुखी के तेल में कसैलेपन का कारण क्या? तो ऑक्सीडेशन। देखो सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी तेल होता है, क्योंकि इसके तेल में क्या है? लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि 68% के आसपास मात्रा इसकी पाई जाती है, जो कि हृदय रोगियों के लिए बढ़िया होता है, ठीक है ना। और कुसुम है, कुसुम का तेल जो है ये भी हृदय रोगियों के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इसके तेल में जो है 78% तक पाया जाता है लिनोलिक अम्ल। अब जो अलसी का तेल है, अलसी का तेल भी हृदय रोगियों के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि अलसी के तेल में क्या पाया जाता है? अलसी के तेल में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अलसी के तेल में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जिसके कारण इसका तेल हृदय रोगियों के लिए लाभकारी होता है।
सूरजमुखी के तेल में क्या पाया जाता है? लिनोलिक अम्ल 68% के आसपास, जो कि हृदय रोगियों के लिए बढ़िया होता है। इसी प्रकार कुसुम के तेल में भी क्या पाया जाता है? लिनोलिक अम्ल 78%। ये तीनों ही जो क्रॉप्स हैं इनका जो तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूसा बोल्ड इज ए वैरायटी ऑफ, प्यारे बच्चों पूसा बोल्ड एक किसकी वैरायटी है? सरसों की। बहुत इंपॉर्टेंट। और यहीं पे आप देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पूसा गोल्ड किसकी है, अगर आपसे पूछे कि पूसा गोल्ड वैरायटी किसकी, तो आप बताएंगे गेहूं। पूसा गोल्ड वैरायटी गेहूं की है और पूसा बोल्ड वैरायटी सरसों की है। बेहतरीन तरीके से याद करिएगा आप लोग। सेशन को थोड़ा शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लैक मस्टर्ड लोकली कॉल्ड, देखो जो ब्लैक मस्टर्ड होती है ना, इसको बनारसी राई के नाम से जानते हैं। क्या मैंने बोला बच्चों? जो ब्लैक मस्टर्ड, जो काली सरसों है, जो ब्लैक मस्टर्ड है, उसको बनारसी राई बोलते हैं, क्योंकि बनारसी राई का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका नाइग्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर है यानी जो सूरजमुखी वो क्या है? तो थर्मोफोटो इनसेंसिटिव है भैया। थर्मोफोटो इनसेंसिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोफोटो इनसेंसिटिव है। सूरजमुखी का सूरज नाम क्यों पड़ा? सूर्यमुखी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है ना, जिस हिसाब से सूर्य अपनी दिशा को बदलता, ठीक वैसे ही ये सूर्य के डायरेक्शन में ही अपने आप को बदल लेता है इसका फ्लावर। जैसे जैसे सूरज घूमेगा ठीक वैसे ही घूमता रहता है, तो इसको बोलते हैं, इसीलिए सूरजमुखी बोलते हैं। तो सनफ्लावर क्या है? थर्मोफोटो इनसेंसिटिव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला देखो, बेसिक डिटेल बहुत सारी दी गई, इसको आप बढ़िया से पढ़ते रहना साथ साथ में। जैसे उत्पत्ति स्थान आपसे पूछ सकता है तो क्या है? उत्तरी अमेरिका है ना। थर्मोफोटो इनसेंसिटिव है, द्विबीजपत्री है, ये सारे डिटेल आपके लिए है। आगे प्रश्न है कि सरसों की बीज दर क्या है प्रति हेक्टेयर? तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आपसे पूछे कि सरसों की बीज दर क्या है, तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर पड़ती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विच वैरायटी ऑफ द फॉलोइंग रिलीज टू ऑयल सीड, निम्नलिखित फसलों की प्रजातियों में से तिलहनी प्रजाति कौन सी है? तिलहनी, तो देखो बरुणा है। बरुणा किसकी वैरायटी? सरसों की है। तो बरुणा वैरायटी सरसों की है। जनक गेहूं की होती है। गंगा 5 मक्का की वैरायटी है। CSS 4 जो है ज्वार की वैरायटी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रेसिका जेंसिया जो है इसका प्लॉइडी लेवल क्या है? तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या है बच्चों? एलोटेट्राप्लाइड है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसे याद करिए आप लोग। जो ब्रेसिका जेंसिया ये क्या है? तो ब्रेसिका जेंसिया एलोटेट्राप्लॉइड है, याद कर लीजिएगा। जबकि आटोटेट्राप्लॉइड की बात करी जाए तो आटोटेट्राप्लॉइड में आलू आता है। अच्छे से याद कर लेना, आटोटेट्राप्लॉइड की बात करी जाएगी तो आलू है, और एलोटेट्राप्लॉइड की बात करी जाएगी तो फिर क्या है भैया? ब्रेसिका जेंसिया मीन्स सरसों। आगे देंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है कि मालवीय 305 इज ए वैरायटी ऑफ, जो मालवीय 305 एक वैरायटी वो किस क्रॉप की है बच्चों? तो मालवीय 305 जो वैरायटी वो किसकी है? बहुत फेमस प्रश्न है। कुसुम यानी सनफ्लावर की है। कुसुम यानी सनफ्लावर की वैरायटी है। मालवीय 305 कुसुम की प्रजाति है। इसी वैरायटी को HUS 305 के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मालवीय 305 जो प्रजाति वो किसकी है? कुसुम की है, और इसी वैरायटी को HUS 305 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखो वैरायटी की टेबल आपके सामने आ चुकी है प्यारे बच्चों। पिछली बार जब पेपर हुआ था वैरायटी से 10 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? पिछली बार जब आपका पेपर हुआ था तब वैरायटी से आपके 10 क्वेश्चन पूरे पूछे गए थे। तो वैरायटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखो सरसों की पूरी वैरायटी हम इस टेबल में लेके आ गए हैं। हम सूरजमुखी की इंपॉर्टेंट वैरायटी इस टेबल में लेके आ गए। तो पेपर तो यहीं से फंसने वाला है, आप चिंता ना करें। टाइप 65, टाइप 56, टाइप 39, मालवी 305 जिसको HUS 305 के नाम से जानते हैं। कुसुम की सरसों की बहुत फेमस वैरायटी है यहाँ पे मालवी 305, मालवी 305, वरुणा, रोहिणी, वरदान, वैभव, शेखर, कृष्णा, पूषा, जय किसान। यहाँ पे जो मैंने बच्चों पढ़ाया था इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। ये वैरायटी जो एक्चुअली है वो सरसों की होती है, यहाँ पे आप देख लो बढ़िया से, ठीक है ना। तो मालवी 305 वैरायटी जो है वो सरसों की, कुसुम की नहीं है, इसलिए यहाँ पे कट है। इसके बाद सूर्यमुखी की वैरायटी कौन कौन सी? ज्वालामुखी, मॉडर्न, मंजीरा, सनराइज, सिलेक्शन, BSH 1D, ये सारी वैरायटी सूरजमुखी की हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है, कौन सी वैरायटी संकुल है? कंपोजिट वैरायटी ऑफ सनफ्लावर। तो प्यारे बच्चों सूर्या, सूर्या कैसी वैरायटी है? सूर्या कंपोजिट वैरायटी है सनफ्लावर की। और भी किस्में हैं, देखो आप अच्छे से। सूरजमुखी की कंपोजिट वैरायटी तो मॉडर्न है, पैराडोबिक है, सूर्या है। मॉडर्न, पैराडोबिक, सूर्या, मॉडर्न, पैराडोबिक, सूर्या, सारी की सारी वैरायटी किसकी है बच्चों? ये है सूरजमुखी की। अन्य किस्मों की हम बात करें तो कौन कौन सी? ज्वालामुखी, दिव्यामुखी, लक्ष्मी, BSH 7, SHH 23, 22, ये सब की सब वैरायटी सूरजमुखी की है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की सबसे अधिक क्रांति कब बचता है? गेहूं की खेत में क्या है कि जब खरपतवार और फसल आपस में कंपटीशन करने का जो टाइम है वो ज़्यादा कब होता है? फसल बुवाई के 25 से 30 दिन बाद होता है। तो फसल बुवाई के 25 से 30 दिन बाद आप आराम से खरपतवारों को कंट्रोल करिए, नहीं तो फिर क्रॉप में आपको 30 से 35% तक की हानि देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का भारत में आरंभ कब हुआ? तो भारत में ये प्रजातियां कब आई थी? देखो प्रजातियां आई थी 1963 में, 66-67 में इनके कारण हरित क्रांति आ गई थी इंडिया में। तो 1966 और 67 आप यहाँ पर राइट करेंगे। गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां कब आई? 1966 में। और ये जिससे गेहूं की बौनी प्रजातियों से अधिक उपज शुरू हुआ, इस कार्य के लिए एनी बोरलॉग को कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1970 में मिला था, ध्यान रहे। अगला प्रश्न, कैनोला एक प्रजाति है, तो कैनोला एक सरसों की पॉपुलर वैरायटी है। सरसों की कुछ अन्य वैरायटी भी आपके सामने हैं, जैसे वरुणा है, क्रांति है, पीताम्बर है, कृष्णा है, पूसा स्वर्णिमा है, महक है, महक बहुत इंपॉर्टेंट, पूसा करिश्मा भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी वैरायटी कितनी हैं? सरसों की। महक है, पूसा करिश्मा है, पूसा स्वर्णिमा है, पीताम्बर है, कृष्णा है, वरुणा है, क्रांति है। अगला, विच वन इज बार्ले वैरायटी? निम्नलिखित में से जौ की कौन सी वैरायटी है? निम्नलिखित में से जौ की कौन सी वैरायटी है? सोनालिका, नवीन, आजाद, सोना। तो देखो ये तो नहीं है, आजाद राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आजाद वैरायटी चंद्रशेखर आजाद CSA कानपुर से निकाली गई जौ की। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 6 रो बार्ले? निम्नलिखित में से 6 रो बार्ले कौन सा है? तो जो होर्डियम बल्गेर है ये 6 रो बार्ले है बच्चों। कौन सा? जो होर्डियम बल्गेर है ये 6 रो बार्ले है। अगला प्रश्न है कि द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इज? प्राचीनतम फसल के नाम से किसको जानते हैं? तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ ये दोनों प्राचीनतम फसलें हैं, सबसे पहले खेती इन्हीं की करना आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्यूरम बीट? ड्यूरम बीट की कौन सी प्रजाति है? तो ड्यूरम बीट की प्रजाति आप देख लो, मालविका, HD 4530,
जयराज भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली परीक्षा में आए थे। मेघदूत और WH 542। तो देखो ड्यूरम गेहूं की प्रजातियां कौन कौन सी? मालविका हो गई, जयराज हो गई, मेघदूत हो गई, WH 542, ये सारी वैरायटी ड्यूरम गेहूं की हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी चाहिए, तो कितनी नमी होनी चाहिए? देखो जो गेहूं या फिर खाद्यान्न फसलें हैं उसमें 10% से अगर कम नमी है तो सेफ स्टोरेज माना जाएगा। धान में 10 से 12, इसी प्रकार दाल में 8 से 10, और सरसों में यहाँ पे ज़्यादा दे दिया गया, सरसों में 10 से 14 नहीं, बल्कि तिलहनी में तेल की मात्रा 6 से 8 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा गलत है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि फर्ब मेथड किससे संबंधित है? तो गेहूं से, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। अगला प्रश्न, गेहूं की अधिकतम उपज के लिए बालीदार किलों की संख्या होनी चाहिए, तो 300 से 350 प्रति वर्ग मीटर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं इतना है क्योंकि इस हाई लेवल का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि ऊसर भूमि में बोने हेतु गेहूं की उपयुक्त वैरायटी कौन सी है? तो देखो ये पिछली परीक्षा में आया था कि राज 3070 ऊसर भूमि में बोने के लिए सबसे वैरायटी मानी जाती है। राज 3070 जो वैरायटी है ऊसर भूमि की बुवाई के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इन व्हीट कम्स, तो बिफोर टिलरिंग, जो कल्ला निकलने के पहले की अवस्था होती है उसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन गेहूं की सिंचाई की प्रथम अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था होती है टिलरिंग अवस्था, यानी कल्ले निकलते समय। तो कल्ले निकलने से पहले की अवस्था को क्या बोलेंगे? क्राउन रूट इनिशिएशन। नेक्स्ट, पूर्वा वैरायटी किस क्रॉप की है? तो पूर्वा वैरायटी गेहूं की है। बच्चों ये काफी अच्छा प्रश्न है कि पूर्वा वैरायटी किस फसल की है? तो पूर्वा वैरायटी किसकी? गेहूं की है। पूर्वा गेहूं की एक फेमस वैरायटी है। अगला प्रश्न, मिसकाबी और पूसा विशाल किसकी वैरायटी हैं? तो बरसीम की हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि मिसकाबी और पूसा विशाल वैरायटी किस क्रॉप की हैं? तो ये बरसीम की होती हैं। देखो बरसीम चारे के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसके चारे में 20% के आसपास क्रूड प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी की बात करी जाए तो फाहली, सैंडी, जैडी, मिसकाबी, खदराबी। और वैराइटीज की हैं जैसे पूसा जाइंट है, इंपॉर्टेंट, पूसा विशाल है। देखो ये प्रश्न परीक्षा में बन सकता है, पूसा जाइंट और पूसा विशाल ये जो है टेट्राप्लाइड वैरायटी होती है। कैसी है? टेट्राप्लाइड वैरायटी है। जो बरसीम है इसकी टेट्राप्लाइड वैरायटी कौन कौन सी है? पूसा विशाल है, पूसा जाइंट है। जबकि जो डिप्लॉयड वैरायटी होती हैं बच्चों, क्या जबकि डिप्लॉयड वैरायटी होती है वो कौन कौन सी है? मिसकाबी, खदराबी, है ना, बरदान, ये कैसी डिप्लॉयड वैरायटी हैं, याद रखना। बरसीम के उत्पत्ति स्थान की बात करी जाएगी तो क्या आंसर होगा? मिस्र यानी इजिप्ट। आगे बढ़ते हैं इसकी कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में। भारत में बरसीम का जो खेती है कब से स्टार्ट हुई? 1904 में। भारत में बरसीम की खेती 1904 में स्टार्ट हुई। किसके द्वारा? सर फ्लेबर द्वारा। और कहाँ पे स्टार्ट हुई? मीरपुर घास फार्म सिंध। मीरपुर घास फार्म सिंध जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर स्टार्ट करी। किसके द्वारा? सर फ्लेबर के द्वारा। बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। इसमें 20% के आसपास क्रूड प्रोटीन पाई जाती है, 70% सूक्ष्म पदार्थ भी पाया जाता है बरसीम में। बरसीम की 1 हेक्टेयर की बुवाई के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर पड़ता है। सिरसा संख्या 8, ये वैरायटी लूसर्न की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये, याद रख लेना। सिरसा 8 जो वैरायटी लूसर्न की है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हम लूसर्न की कुछ और वैरायटी देख लेते हैं। जैसे देखो लूसर्न जो है एक वर्षीय भी इसकी कुछ वैरायटी होती है, बहुवर्षीय भी होती हैं। तो मुख्य रूप से बहुवर्षीय फसल ज़्यादा लेते हैं लोग। बुवाई का सबसे बढ़िया समय क्या होगा लूसर्न की? अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। लूसर्न की बुवाई करने का जो सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा होता है। इसकी वैरायटी की बात करी जाएगी तो सिरसा नंबर 8, सिरसा नंबर 9, ANDRI सिलेक्शन 1, रैम्बलर, आनंद 2 और आनंद 3, आनंद 1, ये वैरायटी किसकी है? लूसर्न की है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा आगे देखेंगे बरसीम है, तो बरसीम क्या है?
बरसीम एक चारे वाली फसल भी है, एक दलहनी फसल भी है और एक शिकारी फसल भी है, तो ऊपर तो सभी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ध्यान रहे ये प्रश्न भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि बरसीम की जड़ों में कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम ट्राइफोलियाई नामक जीवाणु पाया जाता है, वायुमंडल को नाइट्रोजन को खींच करके जो है पौधे को प्रोवाइड कराता है। अगला प्रश्न है कि बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। बरसीम के साथ में किस फसल का चारा मिला करके खिलाना चाहिए, या फिर बरसीम के साथ में किस चारे वाली फसल को एक साथ बोते हैं। तो देखो बरसीम को जो है जई आप बरसीम के साथ में खिला सकते हो आप बो करके, है ना। मतलब बरसीम की जगह आप बुआई करें तो उसमें आप जई को बो सकते हैं बरसीम के साथ में, लूसर्न को भी बो सकते हैं, सरसों को भी आप बो सकते हैं, ठीक है ना। अखिल भारतीय चारा अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह देखा गया कि बरसीम सरसों को किसी भी ढंग से बोने पर अन्य की अपेक्षा हरे चारे की उपज ज्यादा प्राप्त होती है। तो सबसे बेस्ट जो बरसीम के साथ आप मिलवा फसल के रूप में बो सकते हो किसको, बरसीम के साथ में सरसों को। इससे क्या होगा, पहली जब कटाई करते हो उसमें उपज कम मिलती है, तो सरसों के साथ में मिलने से क्या होता है, उपज भी अच्छी मिल जाएगी। और दोबारा जब आप कटाई करेंगे उस समय सरसों नहीं होगा, फिर आपकी बरसीम प्रॉपर ग्रोथ करती रहेगी। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इजिप्शियन क्लोवर, इसको बरसीम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो, फैक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, फैक्ट्स को आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इजिप्शियन क्लोवर किसका नाम है, मतलब इजिप्शियन क्लोवर के नाम से बरसीम को जानते हैं, ठीक है ना, सही है। बरसीम का जन्म स्थान एशिया महासागर या मिस्र देश है, बिल्कुल सही है। इसको इजिप्शियन क्लोवर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब देखो भारत में क्या है, जो उत्तरी भारत है या फिर भारत है, रबी मौसम में चारे की ये मुख्य फसल मानी जाती है। इसके चारे में क्या, प्रोटीन अच्छी मात्रा में, सूक्ष्म पदार्थ 70% होता है, प्रोटीन 20 से 22% होती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चारे वाली क्रॉप होती है। इसीलिए तो बरसीम को क्या है, चारे वाली फसलों का राजा बोलते हैं। इसीलिए बरसीम को क्या बोलते हैं, चारे वाली फसलों का राजा इसलिए बोला जाता है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि असिंचित गेहूं की अनुशासित प्रजाति है, रिकमेंडेड रेन फेड व्हीट वैरायटीज कौन सी, प्यारे बच्चों, मतलब वर्षा आधारित गेहूं की प्रजाति कौन सी। तो असिंचित दशा में बोने हेतु, असिंचित दशा में बोने हेतु गेहूं की उपयुक्त प्रजाति, मतलब ऐसा एरिया जहां पे पानी की बहुत सारी कमी है, असिंचित एरिया, अनइरिगेटेड एरिया, वहां पे आप लोग इसे बो सकते हैं। तो राज 3077 वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंट किसकी वैरायटी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न और फेमस क्वेश्चन। केंट की बात करी जाएगी तो केंट सोयाबीन, कॉफी और जई की प्रजाति है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा जई, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले फैक्ट्स जानेंगे। अल्जीरिया वैरायटी इंपॉर्टेंट है, कोचमैन वैरायटी इंपॉर्टेंट है। अल्जीरिया, कोचमैन, ये वैरायटी किसकी है भैया, ये प्रजातियां भी जय की होती हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, गन्ने में फूल आने का समय क्या है। तो गन्ने में पुष्प आते हैं फरवरी माह में, जिस समय बसंतकालीन गन्ने की बुवाई करी जाती है उसी टाइम गन्ने में क्या आते हैं, फूल आते हैं, अगर दूसरा गन्ना कोई उगाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे गन्ने में जो फूल आते हैं फरवरी माह में आते हैं और अप्रैल में जाकर खत्म भी हो जाते हैं। गन्ने के पुष्प क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। अब पुष्प निकलने के लिए अब क्या क्या बोलेंगे, एरोइंग बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि नेपियर घास की बुवाई का उचित समय कौन सा है। नेपियर घास की बुवाई का जो बढ़िया टाइम है वो क्या है, तो वो है फरवरी मार्च। नेपियर घास को हाथी घास के नाम से जानते हैं, पेनिसेटम परप्यूरियम इसका वैज्ञानिक नाम है, फैमिली ग्रेमनी है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ने में शर्करा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो गन्ने में शर्करा की मात्रा को जांचने के लिए या ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर रीडिंग 17 से 18 है तो समझा जाता है कि गन्ने में शर्करा की मात्रा भी बढ़िया है और गन्ना परिपक्व हो चुका है, उसकी कटाई कर लें।
गन्ने की फसल में हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में कितने वृक्ष अंक होने पर परिपक्व हो जाती है? तो 18 के आसपास होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आलू की अगेती किस्म कौन सी है? तो अगेती किस्मों की अगर बात करी जाएगी तो कुफरी कौन सी हो जाएगी? कुफरी ज्योति हो जाएगी। कुफरी ज्योति यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ और वैरायटी देख लेते हैं। कुफरी चंद्रमुखी, जो कुफरी चंद्रमुखी वैरायटी किसकी है? तो आलू की है। कुफरी अशोका किसकी है? आलू की है। कुफरी ज्योति किसकी है? आलू की है। कुफरी अलंकार किसकी? आलू की है। ये सारी वैरायटी कैसी? अगेती किस्म है। तो दो चार तो आप याद कर लो, कुफरी चंद्रमुखी है ना, कुफरी अलंकार याद कर लो, कुफरी अशोका याद कर लो, कुफरी ज्योति याद कर लो। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी अशोका, कुफरी ज्योति, ये वैरायटी कैसी? अगेती वैरायटी है किसकी? आलू की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शरदकालीन गन्ने की बुआई कब करते हैं? अक्टूबर में। बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार ये पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में प्रश्न ये बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि शरदकालीन गन्ना कब बुआई करते हैं? तो अक्टूबर में। बसंतकालीन गन्ने की बुआई कब करते हैं? तो फरवरी मार्च बता देंगे। और अधिसाली गन्ने की बुआई कब करते हैं? तो आप बताएंगे जुलाई अगस्त में। अधिसाली गन्ने की बुआई कब करते हैं? जुलाई अगस्त में करते हैं। अधिसाली गन्ना 18 माह में जो है तैयार हो जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तरी भारत, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है? तो जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता 15 से 25 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी पहाड़ियों पर मार्च अप्रैल का टाइम सबसे बेस्ट होता है। अगर हम मुख्य फसल लेते हैं, यही प्रश्न बनता है एग्जाम में, अगेती वाला भले उन्हें बने लेकिन पूछेगा मुख्य फसल का टाइम, तो मुख्य फसल का टाइम होता 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। अगेती में क्या होता है? रिस्क ज्यादा होती है, बारिश वगैरह होने से नुकसान होता है। आगे टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो कुफरी चंद्रमुखी वैरायटी कैसी? अभी मैंने बताया अगेती किस्म है। कैसी किस्म बच्चों? अगेती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो पहले का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? ए का हो जाएगा 3। कुफरी सतलज वैरायटी कैसी है? मध्यम है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 1, 3 1 किसमें? इसमें। बी ऑप्शन से राइट है इसका। टेबल के माध्यम से बाकी आप लोग देख लीजिएगा, टेबल आपके सामने दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। द परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड इन शुगर कैन जूस इज कॉल्ड एज। गन्ने की रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्रिक्स बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न। कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? वो कौन सी क्रॉप है जो नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम चाहती है? तो सर गन्ना है। देखो गन्ना में क्या है, 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए। बाकी किसी क्रॉप में इतनी नाइट्रोजन नहीं चाहिए, तो गन्ना राइट आंसर होगा। सीड प्लॉट टेक्निक का संबंध किस क्रॉप से है? तो सीड प्लॉट टेक्निक का संबंध आलू से है। आपसे तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एसपीटी किसने दिया या सीड प्लांट टेक्निक के पिता कौन है, तो आपको क्या बताना है? सीड प्लॉट टेक्निक तो पुष्कर नाथ ने 1967 में बताया था। इसके बाद सीड प्लॉट टेक्निक का आविष्कारक कौन है भाई? पुष्कर नाथ, 1967। अगला प्रश्न है कि 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले कितने टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो 35 से 40 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 40 है तो 50 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन से मुझे सही करना पड़ेगा। अगर देखो वजन की बात करी जाए तो टुकड़े एक्चुअल में चाहिए कितने? 35 से 40 हजार टुकड़े चाहिए, जो किसी ऑप्शन में सटीक नहीं दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया। अगर ये तो टुकड़े हो गए कि नंबर ऑफ टुकड़े कितने चाहिए, तो इतने चाहिए। वजन की बात करी जाए तो इनका वजन कितना होगा? 75 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर, जो कि 10 से 12 माह पुरानी फसल से लिए जाते हैं। याद रखना, 10 से 12 माह पुरानी फसल है, उससे हम टुकड़ों को लेते हैं बुआई के लिए। आगे के चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आलू के कंद बढ़ने के लिए कितना तापमान चाहिए? तो कंदों के लिए जो सर्वोत्तम तापमान होता है वो क्या होता है मेरे भाई? 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड राइट ऑप्शन है।
अब कंद का बनना क्या कहलाएगा? ट्यूबराइजेशन। तो ट्यूबराइजेशन का संबंध किससे? आलू से है। कंद बनना बंद कब हो जाता है? जब तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाता है तो आलू में कंद का बनना रुक जाता है। तो कंद बनने का जो सर्वोत्तम तापमान है वो 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस क्रिया पर कंद बहुत अच्छे बनते हैं। इसको अपन लोग ट्यूबराइजेशन के नाम से जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर। कंद का बनना क्या कहलाएगा? ट्यूबराइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आदिशाली गन्ने की रोपाई किस माह में करी जाती है? तो प्यारे बच्चों, जो आदिशाली गन्ना है इसकी बुवाई कब करते हैं? जुलाई अगस्त में करते हैं। ऑप्शन बी राइट। शरदकालीन गन्ने की बुवाई कब करेंगे? जो शरदकालीन गन्ना उसकी बुवाई करेंगे अक्टूबर माह में करेंगे, और जो बसंतकालीन गन्ना उसकी बुवाई करेंगे फरवरी मार्च में। अगला प्रश्न, गन्ने की गुणसूत्र संख्या कितनी है? तो गन्ने में 2n नंबर कितने होते हैं बच्चों? 80 होते हैं। ए ऑप्शन राइट है। गन्ने की सबसे लोकप्रिय प्रजाति कौन सी? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम है। इसको नोबेल कैन के नाम से जानते हैं। इसका विकास टी.एस. वेंकट रमन ने किया था। टी.एस. वेंकट रमन को शुगर कैन विजार्ड के नाम से जानते हैं। और इसमें क्रोमोसोम की नंबर की जो संख्या 2n बराबर 80 होती है। ध्यान रहे, अगर जो भारतीय गन्ना है वो सेकेरम बारबेरी है। जो भारतीय गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या? सेकेरम बारबेरी। इसमें 2n नंबर 82 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि टीपीएस तकनीक का संबंध किस क्रॉप से? ट्रू पोटैटो सीड। टीपीएस का पूरा नाम क्या है? टीपीएस का पूरा नाम क्या? ट्रू पोटैटो सीड। और इसका संबंध आलू से है। इसका विकास किसने किया था? तो टीपीएस का विकास किया था बच्चों किसने? रामानुजम ने किया था 1957 में। 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए टीपीएस द्वारा बीज दर कितनी लगती है? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। टीपीएस की कुछ वैरायटी है किसमें, जो आपके सामने गिवन है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य रहती है? चिप्स बनाने के लिए तो चिप्सोना वैरायटी अच्छी रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि आलू के कंद की वृद्धि किस ताप से अधिक बढ़कर रुक जाती है? तो मैंने अभी बताया, जब तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा या इतना होगा तो कंदों का निर्माण रुक जाता है। जो सुटेबल तापमान है कंद बनने के लिए वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है कि चिप्सोना किसकी वैरायटी? तो अभी बताया चिप्स बनाने के लिए आलू की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीड प्लॉट तकनीक है किसने विकसित की? तो पुष्कर नाथ ने। अब सीड प्लॉट टेक्निक से क्या है? सीड प्लॉट तकनीक से जो कंद विकसित किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो वायरस जनित बीमारियों से मुक्त होते हैं, यानी उनमें वायरस जनित बीमारियां नहीं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डिसकरिंग किस में करी जाती है? जो डिसकरिंग प्रोसेस है वो किस क्रॉप में करते हैं? तंबाकू में की जाती है डिसकरिंग। अगला प्रश्न है कि ब्रेसिका कैरिनाटा किसका वैज्ञानिक नाम है? ब्रेसिका कैरिनाटा किस क्रॉप का वैज्ञानिक नाम है बच्चों? ब्रेसिका कैरिनाटा। तो ये कर्ण सरसों या फिर इसी को बोलते हैं इथोपियन सरसों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर्ण सरसों या इथोपियन सरसों, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रेसिका कैरिनाटा। ब्रेसिका कैरिनाटा में जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 34। तो कर्ण सरसों या इथोपियन सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैरिनाटा। इसमें 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी और भी दी गई गोभी वर्गीय जैसे ब्रेसिका नेपस में कितने? 38 हैं। नाइग्रा में 16 हैं जिसको बनारसी राई के नाम से जानते हैं। ब्रेसिका जंसिया जिसको इंडियन मस्टर्ड के नाम से जानते हैं, इसमें कितना होता है बच्चों? 36 होते हैं। और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस इसमें 20 होते हैं। तो क्रोमोसोम से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उसे भी आपको जानना चाहिए। तो एक बार अगेन देखेंगे हम लोग। कर्ण सरसों या इथोपियन सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैरिनाटा, जिसमें 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो गोभी सरसों है जिसको बोलते हैं ब्रेसिका नेपस, इसमें 38 गुणसूत्र होते हैं। जो ब्रेसिका नाइग्रा है जिसको बनारसी राई के नाम से जानते हैं, 16 गुणसूत्र हैं। और जो भूरी सरसों जिसको ब्रेसिका जंसिया के नाम से जानते हैं, उसमें 36 गुणसूत्र हैं।
और जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है जिसको सरसों या राई के नाम से जानते हैं उसमें 20 गुणसूत्र है। तो पूरा पॉइंट अच्छे से याद करना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया गया। जो क्रॉप लॉगिंग टर्म है, जो शब्द है, किस क्रॉप से संबंधित है? गन्ना से है। क्रॉप लॉगिंग शब्द को किसने प्रपोज्ड किया था? तो क्रॉप लॉगिंग शब्द को प्रपोज्ड किया था क्लेमेंट ने। एच.एफ. क्लेमेंट ने क्रॉप लॉगिंग शब्द दिया था। इसका सर्वप्रथम हवाई द्वीप में गन्ने पर प्रयोग किया गया। क्रॉप लॉगिंग फसल प्रगति का ग्राफिकल रिकॉर्ड है। जो क्रॉप लॉगिंग है, क्रॉप ग्रोथ का कैसा रिकॉर्ड है? तो ग्राफिकल रिकॉर्ड है। तो इतनी बातें आपसे आनी चाहिए। आपके क्या आना चाहिए कि क्रॉप लॉगिंग का संबंध किससे है? गन्ना से है। क्रॉप लॉगिंग किसने दिया? एच.एफ. क्लेमेंट ने दिया। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फसल प्रगति के ग्राफिकल रिकॉर्ड को मापने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिशाली गन्ने की बुवाई कब करी जाती है? तो प्यारे बच्चों, अधिशाली गन्ने की बुवाई करते हैं जुलाई अगस्त में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अधिशाली गन्ने की बुवाई हो चुका है, ठीक है। इकसाली गन्ने की बुवाई कब करते हैं? तो फरवरी मार्च में, जिसको क्या बोलते हैं? बसंतकालीन गन्ना, जिसको बोलते हैं बसंतकालीन गन्ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीड प्लॉट तकनीक का संबंध किससे बच्चों? तो आलू से है। पुष्कर नाथ से संबंधित है ये। बहुत बार प्रश्न ये आता है एग्जाम में, इसलिए बार बार क्वेश्चन हम लेके आए ताकि आपका प्रश्न सही हो जाए। सीड प्लॉट तकनीक की बात करी जाएगी तो कौन है भैया? तब तो कौन है? तब तो पुष्कर नाथ है। सीड प्लॉट तकनीक तब तो पुष्कर नाथ होंगे। और टीपीएस की बात करी जाए, ट्रू पोटैटो सीड की बात करी जाएगी तो हो जाएंगे कौन? रामानुजम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। विच जोन ऑफ द कंट्री हैज इमर्ज एज गुड लोकेशन फॉर पोटैटो सीड प्रोडक्शन? तो पोटैटो के सीड प्रोडक्शन के लिए जो सबसे बढ़िया एरिया है वो क्या है? उत्तर मैदानी क्षेत्र, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम स्टेम। तने से रेशा को अलग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रेटिंग बोलते हैं। रेटिंग का संबंध किससे है? रेटिंग का संबंध अलसी और जूट से होता है बच्चों। रेटिंग का संबंध किस क्रॉप से है? अलसी और जूट से है। रेटिंग का संबंध तो सनई से भी होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाने से पहले आप लोग जान लीजिए, रेटोनिंग का संबंध किससे है? गन्ना से है। थ्रेशिंग का संबंध किससे? गन्ना से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल बच्चों कौन सी है? राई सरसों हो जाएगी। देखो समझो, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? राई सरसों। और राई सरसों राजस्थान की भी मुख्य तिलहनी फसल है। भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होगी? भारत की मुख्य तिलहनी फसल हो जाएगी मूंगफली। भारत की मुख्य तिलहनी फसल हो जाएगी मूंगफली। और विश्व की तिलहनी फसल बच्चों कौन सी हो जाएगी? विश्व की तिलहनी फसल हो जाएगी सोयाबीन। विश्व की तिलहनी फसल हो जाएगी सोयाबीन। देखो, राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है, ध्यान रहे, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से। यह प्रश्न आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न, सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी? तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूरजमुखी के बीज क्या कहलाते हैं? तो सूरजमुखी के बीज को क्या बोलते हैं? अकीन बोलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सामने, गेहूं का दाना किस प्रकार का? तो कैरियोप्सिस है। धान कैरियोप्सिस है। सूरजमुखी अकीन हो गया। गन्ना में किस प्रकार के, जो किस टाइप में आता है गन्ना? साइजोकार्प में होते हैं पुष्प। चना मटर के जो होते हैं उसको बोलते हैं पॉड। और नारियल में नट। एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए आप, कैनोला किस ग्रुप से संबंधित है? तो कैनोला प्यारे बच्चों सरसों से संबंधित है। कैनोला सरसों की 00 वैरायटी है। कैसी है? 00 वैरायटी है सरसों की। इरोसिक एसिड वगैरह बहुत कम इसमें पाया जाता है, ना के बराबर। एफिड इन मस्टर्ड कैन बी कंट्रोल्ड बाय। मैंने बताया आपको कि सरसों का मुख्य कीट क्या है? एफिड यानी माहू है। इसकी रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसकी रोकथाम के लिए मैलाथियान का यूज करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि तारामीरा किस परिवार का? तो तारामीरा की फैमिली क्या है? तारामीरा क्रूसीफेरी कुल का जो है फसल है। क्रूसीफेरी कुल की फसल है तारामीरा। अगला प्रश्न है कि सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के द्वारा मापी जाती है? सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के द्वारा होती है? तो सरसों के तेल की कड़वाहट जो होती है वो ग्लूकोसिनोलेट्स के कारण होती है। सरसों के तेल की कड़वाहट किसके कारण होती है? ग्लूकोसिलेट्स के कारण होती है।
ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न, तिलहनी फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो ऋतु एवं दीप्तकालिता से प्रभावित होती ही नहीं है और वर्ष भर किसी भी माह में उसे उगा सकते हैं? तो सूरजमुखी है। सूरजमुखी एक डे नेचुरल प्लांट है, इसको पूरे वर्ष भर आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मेरे भाई क्या है, बहुत ही बढ़िया। उससे पहले आप लोग सारे पॉइंट्स को बढ़िया से याद कर लो। कृष्णा एक वैरायटी है, कृष्णा एक प्रजाति किस क्रॉप, कृष्णा जो वैरायटी है बच्चों किसकी है? ये है राई की। कृष्णा वैरायटी किसकी है? राई की। राई सरसों की बहुत सारी किस्में हैं जो हमने यहाँ पे ले ली हैं, आप लोगों से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखो, कृष्णा, करीबात, बरुणा, क्रांति, सीता, दुर्गामणि, ये सब वैरायटी किसकी है? इंडियन मस्टर्ड के हैं बच्चों। मस्टर्ड या राई या लाहा के नाम से जानते हैं इंडियन मस्टर्ड को। जो भारतीय सरसों उसको क्या बोलेंगे? इंडियन मस्टर्ड, राई या लाहा, उसकी सारी वैरायटी ये हैं। क्लियर? इसके अतिरिक्त भी इसकी और वैरायटी होती हैं, जैसे पूसा जय किसान, सोमा क्लोनल वेरिएशन के द्वारा विकसित है पूसा जय किसान। इसके बाद NRC HB 506 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि विश्व की पहली सरसों की संकर किस्म है। अच्छा, तोरिया की बात करी जाएगी तो कौन कौन सी है? संगम इंपॉर्टेंट है, टाइप 9 और टाइप 36। तोरिया की बात करी जाए तो टाइप 9, टाइप 36 और संगम वैरायटी किसकी? तोरिया की। पीली सरसों की बिनॉय इंपॉर्टेंट है और भूरी सरसों की पूसा कल्याणी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूरजमुखी का 1 हेक्टेयर में बीज दर कितना पड़ता है? तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर। जो सूरजमुखी की बीज दर कितनी लगती है? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, पैराडोबिक किस फसल की वैरायटी है? जो पैराडोबिक है ये किस फसल की महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो ये है किसकी? ये है सूरजमुखी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सरसों की कुछ अन्य सूरजमुखी की अन्य वैरायटी जैसे सनराइज सिलेक्शन है, मॉडर्न है, सूर्या है, BSH 1 है। देखो, जो BSH 1 है ये सूरजमुखी की पहली संकर किस्म है, याद रहे। BSH 1 जो है सूरजमुखी की पहली संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन, माया वैरायटी किस क्रॉप की? तो माया है यहाँ पे किसकी भैया? राई की है। बहुत सारी वैरायटी आपके सामने टेबल में दी गई हैं, उनको बढ़िया से याद कर लो। ये सारी टेबल आपको याद करनी है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से मिल सकता है। जैसे बरुणा है, रोहिणी है, बरदान है, वैभव है, पूसा जय किसान है, क्रांति, कृष्णा, पूसा बोल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूसा जय किसान काई क्लोनली वैरायटी किसकी? भारतीय सरसों की। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? 6। एक प्रश्न ये भी बनता है कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर की दशा किसमें पाई जाती है? चतुर्दीर्घी पुंकेसर की दशा किसमें देखने को मिलती है? तो क्रूसीफेरी क्रॉप्स में देखने को मिलती है। फिलहाल इसमें जो 6 पाए जाएंगे पुंकेसर, धान में 6 पुंकेसर होते हैं, गेहूं में 3 पुंकेसर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सफेद सरसों को दर्शाता है? तो सरसों या फिर तोरिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको रैपसीड के नाम से जानते हैं। रैपसीड बोले तो सफेद सरसों, ठीक है ना। रैपसीड एंड मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका स्पीसीज होता है। इसमें बहुत सारी स्पीसीजें आती हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लो कि जो सरसों की खली है इसमें कितनी NPK पाई जाती है? तो 4.9 यानी 5.2% के आसपास क्या है? नाइट्रोजन है, 2.5% फास्फोरस है और 1.5% क्या पाया जाता है? पोटास। किसमें? सरसों की खली में। सरसों में तेल की मात्रा की बात करी जाएगी तो 33 से 38% तक ऑयल देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, सरसों के पौधे की फली को क्या बोलते हैं? तो उसे सिलिकुआ बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं? सिलिकुआ नाम से जानते हैं। तो ये थी एक महामैराथन और बेहतरीन क्लास। एग्जाम से पहले 2 बार वीडियो को वॉच कर लेना प्यारे बच्चों। एग्जाम में 20+ क्वेश्चंस अगर ना मिले तो आप मुझसे कहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।